मेरा महरम इश्क सीज़न 2 मुसन्फ़ा महर नूर किस्त नंबर 4। असर का वक़्त था। मौसम में हल्की हल्की खनकी सी थी। आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। हवेली की फ़िज़ा में बादल खूबसूरत लग रहे थे। वो अपने कमरे से तैयार बाहर निकली। जब सीढ़ियों पर ही उससे अनाया नज़र आई। मछली की तैयारी देखकर वो समझ चुकी थी कि उसकी माँ फिर कहीं जाने के लिए तैयार है। उसने अपनी गन जीन्स की बेल्ट में डाली और हुडी ठीक की। अनाया ने खफा सी नज़र माँ पर डाली। मशल खुलकर मुस्कुराई, मगर अनाया खफकी से रुख मोड़ चुकी थी। उसकी खफकी को भी माँ ने मोहब्बत से अपने सीने में बसाया, फिर आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे। मैं नहीं जानती मैं ज़िंदा सलामत वापस आऊँगी या नहीं, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। मशल ने हमेशा की तरह आज भी वही अल्फाज दोहराए। अनाया इन लफ्ज़ों से बहुत ज़्यादा डरती थी। प्लीज़ मामा, ऐसे मत कहें। वो तिरपती हुई आगे बढ़ी और माँ के सीने में समा गई। मशल शाह के चेहरे पर आज कुछ अलग सी मुस्कुराहट थी। एक दिन हर सी रूह ने मौत का जायका चखना है और वो दिन कभी भी आ सकता है। मशल ने उसके कान में धीरे से सरगोशी की। अनाया का दिल कांप उठा, इसलिए वो इस आर्मी के पेशे से डरती थी जहाँ मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं होता। उसके पीछे इस्लाम भी बाहर निकला। उसे देखकर अनाया को न जाने क्यों आज बहुत तकलीफ हुई। वो आगे बढ़ी और माँ के सीने से लिपट गई। आपको पता है ना बाबा, मैं दुनिया में हर शख्स के बिना रह सकती हूँ सिवाय आपके। तो इन्हें अपनी अहमियत बता रही थी। इस्लाम शाह की आंखों में नमी चमकी। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया, उसके माथे पर लब रखे। मैं जानता हूँ मेरा बेटा, मौत और ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनों से अलग हो जाता है। ये जो रूहें होती हैं ना माँ बाप की, वो मरने के बाद भी इंसान के साथ होती हैं। इस्लाम ने संजीदगी से हिदायत की। वो दोनों कुछ पल बाद सीढ़ियों से नीचे उतर गए और अनाया डबडबाई आंखों से उन्हें जाते हुए देखती रह गई। न जाने क्यों उसे लगा शायद अब वो दोबारा नहीं देख पाएगी। वो लाउंज में आते हुए राइम अंदर दाखिल हो रहा था। मशल शाह की आंखों में तेज़ी तैरती नमी इस वक्त राइम को भी किसी अनहोनी का पता दे चुकी थी। वो आगे बढ़ा और अपनी माँ के पेशानी पर लब रखे। इस्लाम शाह चाहकर भी जेलस न हो सका। आपको पता है ना मामा, आप मेरे लिए दुनिया की बेस्ट रेटिंग है। वो अपनी माँ को बहुत कुछ बावर करवा रहा था। मशहूर ने इस बात पे सिर हिलाया। और तुम्हें पता है ना, तुम मेरे लिए दुनिया के बेस्ट बेटे हो। कभी मेरी तरबियत पर हर्फ ना लगने देना। मशहूर ने उसके माथे पर लब रखा और फिर वो इस्लाम के गले लगा। तुम मेरा गरूर हो अनाया का बहुत ख्याल रखना। वो जितनी भी मजबूत बने मगर वो बहुत नाजुक है। उसे संभाल लेना और उसे जुहान के हवाले करना। इस्लाम शाह ने उसके कान में सरगोशी की, वरना इससे मोहब्बत भरे मुजाहरे वो बहुत कम करता था। वो हर बार मिशन पर जाने से पहले इसी तरह दोनों बच्चों को प्यार करके जाते थे, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि ज़िंदगी और मौत कभी भी आ सकती है। कुछ ही पलों बाद वो हवेली से निकल गए। उनके जाने के बाद ही हवेली पर अजीब सी सरकवारियत तारी हो गई। राइम और अनाया दोनों के दिल अपने माँ बाप की हिफाजत के लिए तड़प कर दुआएं मांगने लगे। वो दोनों शहर से कुछ दूर एक बंद फैक्ट्री में आए थे, जहाँ कुछ लड़कियों को यरगमाल बनाकर रखा गया था। दोनों ने सारी लड़कियों को पहले बाहर निकाला। उनके साथ टीम के कुछ लोग भी थे। एक लड़की कुर्सी पर बंधी हुई थी। इस्लाम ने आगे बढ़कर उसके हाथ पांव खोले। मशरूबा की कमरों को चेक कर रही थी। उठो और जल्दी निकलो यहाँ से, इस्लाम ने लड़की को हिदायत दी, मगर वो रोती हुई नफ़ी में सिर हिला रही थी। अगर मैं इस चेयर से उठी तो बम फट जाएगा। उसके नीचे बम अटैच है, वो वेटेड बम है। जैसे ही कुर्सी खाली हुई, ये सारी फैक्ट्री जलकर राख हो जाएगी, वो लड़की रोती हुई बताने लगी। और इस्लाम शाह के चेहरे पर तकलीफ उमड़ आई। वो किसी बाप की बेटी को इस तरह मरने नहीं दे सकता था। ओके ठीक है, मैं 3 गिनूंगा, तुमने आधी कुर्सी से पीछे हो जाना है, और फिर एक पल से पहले मैं बैठूंगा और तुम उठ जाना। उसे हिदायत देती वो रोती हुई हाँ में सर हिला गई, और फिर दूसरे ही पल उसकी कुर्सी से उठने तक इस्लाम बैठ चुका था। वो लड़की फ़ौरन बाहर चली गई। सारी लड़कियां बाहिफाजत गाड़ियों तक जा चुकी थीं। मशहूर इस्लाम को ढूंढती हुई वापस इसी कमरे में आई, मगर इस तरह कुर्सी पर स्टक बैठा देखकर वो हैरान रह गई। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो कुर्सी के चारों गिर्द चक्कर काटने लगी। फिर उसे महसूस हुआ कुर्सी के नीचे बम लगा हुआ है और किसी ने मसलशा का दिल मुट्ठी में दबोच लिया। दोनों की नज़रें मिलीं। बाहर जाओ, इस्लाम ने संजीदगी से हुक्म दिया, मगर मशल ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके लहजे में सख्ती थी। सुनो, मैं कह रहा हूँ, यहाँ से जाओ। इस्लाम गुस्से से चिल्लाया, मगर वो बाहर जाने के बजाय आगे बढ़ी और इस्लाम की झोली में बैठ गई। इस्लाम ने उसे गुस्से से घूरा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैं कह रहा हूँ बाहर जाओ। मगर वो अपनी नमी को काबू करती बज़ाहिर मुस्कुराई। अभी आप माया अहमद की सरफिरी जानते नहीं हैं। एक बार कह दिया ना, आपके साथ ही मरूंगी। उसने बहुत ही बेबाकी से अपने दोनों बाजू इस्लाम की गर्दन के गिर्द हमाल किया और फिर अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के गिर्द लकीरें खींचने लगी। इस्लाम जैसे ही बेबस हुआ, उसकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर सकता था। सुनो, तुम्हें हो क्या गया है? हमारे बच्चे अकेले हैं। हम दोनों अगर एक साथ चले गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? इस्लाम ने उसे इमोशनली वीक करने की कोशिश की, मगर वो भूल चुका था वो भी उसी की बीवी है।
आय हाय! हमारे बच्चे पूरे 20 साल के हो चुके हैं। फ़िक्र मत करें, इनाया को हम ज़ुबान के हवाले कर चुके हैं और राइम वो इतना समझदार तो है कि उसे पता है कि उसे अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। उसने मज़बूती से इस्लाम की हुडी अपनी मुट्ठी में दबोच ली। मरने का खौफ हावी था क्योंकि इंसान की जब रूह जिस्म से परवाज़ करती है तो तकलीफ़ बहुत होती है, मगर वो इस्लाम शाह के बगैर एक सेकंड भी जी नहीं सकती थी। इस्लाम ने मोहब्बत से उसके माथे पर लब रखे। तुम्हें मेरी कसम है, यहाँ से चली जाओ। ये बम किसी भी वक्त फट जाएगा। इस्लाम ने जैसे ही बेबसी से फरियाद की, मशल ने गुस्से से उसकी गर्दन पर दांत गाड़े। एक बार कह चुकी हूँ ना, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। वो भी गुस्से से चिल्लाई। इस्लाम जैसे बेबस हो गया। क्यों कर रही हो ये सब? वो चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं आपकी इन बाहों में अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। वो इसके सीने पर सर रख के अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, मगर इस्लाम शाह इस वक्त भी सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता था। मशल मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चली जाओ, वरना तुम्हें मरने के बाद भी माफ़ नहीं करूँगा। मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने बहुत ही मजबूती से इस्लाम को पकड़ रखा था। वो नहीं जानती थी कि इस्लाम कुर्सी से नहीं हिलेगा। कह दिया ना, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। वो किसी नन्ही बच्चे की तरह ज़िद्दी लहजे में सर हिलाती हुई दोबारा उसकी आंखों में आंखें गाड़ बैठी। दोनों की नज़रें टकराईं। उसने बिल्ली आंखें 2 से 4 हुईं। इस्लाम शाह का जिस्म अब खौफ से कँपा रहा था। उसे अपनी जान की नहीं, अपनी बीवी की जान की परवाह थी, मगर दूसरी तरफ वो यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, जाओ यहाँ से। असलाम ने दोबारा अपने दिल पर काबू पाया। मशल ने गुस्से से उसके गले पर अपने नाखून गाड़े। एक बार कह चुकी हूँ ना, नहीं जाऊँगी। समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें इस्लाम शाह? वो ज़ख्मी शेरनी की मानद खुराई थी। उसने बहुत ज़ोर से इस्लाम को पकड़ रखा था। उसे खुद से दूर भी नहीं कर पा रहा था। बम का टाइमर चल रहा था। सिर्फ 10 मिनट का वक्त था और वो दोनों मर सकते थे। अगर इस्लाम कुर्सी से उठकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता तो बम वैसे ही फट जाता। और मशल अपनी मर्ज़ी से बाहर जाना नहीं चाहती थी। वो इतनी समदिल नहीं थी कि उसे छोड़कर बाहर चली जाती। जब तक वो गाड़ी तक पहुंचती वैसे ही फैक्ट्री जल जाती। वो इसे जलते हुए और मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसी के साथ आग में जलकर मरना तो मंजूर था, मगर उसके बगैर एक पल जिंदा रहना सुहाने रू था। वो हर तरह का हरबा अपना चुका था। उसे अपनी कसम भी दे चुका था, मगर वो टस से मस न हुई। थक हार कर इस्लाम ने उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटा और उससे बाजू से अपने सीने में भींच लिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारने का मौका मिला। मशल के माथे पर लब रखते उसने धीरे से सरगोशी की। मशल ने भी बदले में उसके माथे पर लब रखे और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आपकी ज़िंदगी में पहली और आखिरी औरत बनकर रही। और जैसे आज 44 सालों बाद इस बात पर मगरूर होती थी। इस्लाम चाहकर भी अपनी हंसी काबू न कर पाया। अभी भी वक्त है, चली जाओ। असलाम ने दोबारा उसके गाल पर हाथ रखे उसे समझाना चाहा। कह दिया ना, नहीं जाऊंगी। इस्लाम के मज़ीद करीब हुई, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे को झुलसाने लगीं। मशल शाह के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। अपनी सारी ज़िंदगी पुरसुकून गुजारने के बाद अपने शौहर की बाहों में आखिरी सांस लेते का इंतज़ार करती हुई वो इतनी खूबसूरती से मुस्कुराई कि इस्लाम चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसके चेहरे पर झुका। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गईं। मशल ने सख्ती से उसकी हुडी मुट्ठी में दबोची। वो जानती थी मरने से पहले शायद ये आखिरी बार था। वो आखिरी बार अपने चेहरे के एक एक नक्श पर इस्लाम शाह के लबों का लम्स महसूस कर रही थी। आई लव यू इस्लाम शाह। मशल शाह के होंठ फड़फड़ाए। इस्लाम के दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द आ चुके थे। आई लव यू टू स्नो वाइट। ये वो आखिरी सरगोशी थी जो इन दोनों ने एक दूसरे से की। इसके बाद सारी फैक्ट्री में एक जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी। दूर दूर तक आग ने सारी फ़िज़ा को अपनी लपेट में ले लिया और वो दोनों इश्क की दास्तान को मुकम्मल किए इस दुनिया से रवाना हो गए। एक दूसरे की बाहों में उन्होंने मौत भी पुरसुकून हासिल की। मोहब्बत की इतनी खूबसूरत दास्तान पर आसमान पर बादल छाए, लेकिन दो खूबसूरत लोगों के बिछड़ने पर आसमान भी दिल खोल कर रोया। उनके वजूद बेमोल हुए, शायद टुकड़े टुकड़े हुए थे, मगर उनकी रूहें मरने के बाद भी एक दूसरे के साथ साथ इस दुनिया से रुखसत हुईं। वो खुद तो चले गए, मोहब्बत की एक दास्तान मुकम्मल किए, मगर उस कहानी में बहुत सारी दास्तानें छोड़ गए जो अब किस्मत लिखने वाली थी। उनकी मौत पर आसमान भी सारी रात रोता रहा। खुशी और दुख की मिली जुली कैफियत पर आसमान के साथ सारे हैदराबाद को अपनी लपेट में लिया। आसमान खुलकर बरसा था तो वहीं हवेली वालों की आंखें भी खुलकर बरसी थीं। अनाया की चीखें हवेली की दरो दीवार में गूंज रही थीं। वो इतना रोई और चीखी थी, शायद सारी ज़िंदगी वो तकलीफ़ ना हुई हो। वो अपनी ज़िंदगी के 20 साल इन दोनों को मना करती रही, छोड़ दे आर्मी, लेकिन दोनों ने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी और आज उनको ये दुनिया ही छोड़नी पड़ी। शायद वो 4 बार बेहोश हुई थी और इन दोनों के वजूद सुपुर्द खाक कर दिए गए। राइम तो खुद किसी बच्चे की तरह रोया, सिवाय हुनैन के। हर किसी की आंखें बही थी। हुनैन का खून दिल के आंसू रोया, मगर उसने अपनी आंखों से एक आंसू को भी बहने नहीं दिया, क्योंकि मशल शाह इस्लाम शाह ने शहादत पाई थी। वो वतन की खातिर लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। इतना बड़ा रुतबा किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता। शहदा तो अपनी कब्रों में भी जिंदा होते हैं, इसलिए वो रो रो कर इनकी रूहों को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। हुनैन के सिवा एक दूसरा वजूद भी था जिसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला, और वो था खान शाह। उसे जैसे इन सब से कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो।
اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہی سنجیدگی جو اس کی تربیت کا خاصہ تھی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا، پھر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر نڈھال سی لیٹی تھی، آنکھیں سوزش کا شکار تھیں، چہرے پر زردی کھل گئی تھی، بال بکھرے پڑے تھے، اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا۔ گزشتہ 4 سالوں میں وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ سوہان شاہ کی آنکھیں کچھ پل کے لیے شاید چندھیا گئی تھیں، دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بہت محبت اور نرمی سے سوہان نے اس کے بال چہرے سے ایک سائڈ کیے، نرمی سے اس کا گال چھوا۔ اسے شاید رو رو کر بخار ہو گیا تھا۔ سوہان نے جھک کر محبت، عقیدت اور نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے لمس سے وہ فوراً ہوش میں آئی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں کھولیں تو پورے 4 سال بعد نظر اس سے ٹکرائی۔ اس کی سنہری آنکھیں آج بھی چمک رہی تھیں، سفید سرخ چہرہ جس پر ہلکی سی بیئرڈ تھی، ان کی مغرور ناک، اس کی وجیح نکوش، پرکشش چہرہ، بلا شبہ 26 سالہ سوہان شاہ خوبصورتی کی مثال تھا۔ عنایت کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھیں۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے سوہان کو دیکھنے کا، مگر وہ آیا بھی تو کب؟ سوہان کی سنہری آنکھوں میں اس کے لیے آج بھی عشق، چاہت، محبت، ہر ایک جذبہ تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی، یہ بات تو عنایت بھول ہی گئی۔ وہ تھوڑا سا اوپر ہوئی، پھر اٹھی اور اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سوہان کی آنکھیں پل میں بھیگی، وہ بھی اپنی متاہر جان کو ذرا سی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سوہان نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا، دوسرے ہاتھ سے اس کے بال تھپ تھپائے۔ وہ اپنے اندر موجود سارا غبار باہر نکالنے لگی۔ کتنے ہی پہر وہ روتی رہی۔ سوہان اس کے بال سہلاتا گیا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی، آنسو بھی نکلنے سے انکاری ہوئے، تو اسے کچھ سکون ہوا۔ دھیرے سے اس نے اپنا سر سوہان کے سینے سے باہر نکالا۔ سوہان کے پاس فی الحال اسے تسلی دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر وہ دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عنایت کو شاید پورے 1 ہفتے بعد آج سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ چلے گئے، میں کہتی رہ گئی چھوڑ دیں یہ آرمی، آپ کی جان لے لے گی، میری کسی نے نہیں سنی، مجھے تنہا چھوڑ گئے، میں ان سب سے بہت ناراض ہوں، ہمیشہ ناراض رہوں گی۔ عنایت کی خفیف اور کرم میں ڈوبی آواز کمرے میں گونجی۔ سوہان اب بھی اس کے بال سہلا رہا تھا، دوسرا ہاتھ اب بھی اس کے کمر کے گرد تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا، عنایت کی آواز دوبارہ کمرے میں گونجی، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، بالکل بات نہیں کروں گی، میں سب سے ناراض ہوں، پھیکے لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی اور پھر اسی کے سینے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ سوہان بس ایک تکلیف زدہ سانس کھینچ کر رہ گیا۔ ابھی تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ سوہان بھی آرمی میں جا چکا ہے۔ یہ جان کر تو شاید عنایت سانس بھی نہ لے سکے گی، اس لیے وہ عنایت کو یہ بات کبھی بھی بتانے کے حق میں نہیں تھا، مگر کب تک چھپائے گا؟ ایک نہ ایک دن تو اسے پتہ چل ہی جائے گا۔ عنایت اس کے سینے پر سر رکھے ہی سو گئی۔ اپنے سینے پر پڑتی اس کی مدھم سانسوں سے سوہان جاگ گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ جو سوہان کی کمر کے گرد تھے وہ بھی ڈھیلے ہوتے پہلو میں آ چکے تھے۔ سوہان نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا، اس پر بلینکٹ ٹھیک کیا، اس کے چہرے پر جھک کر ماتھے پر لب رکھے، پھر اس کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ فی الحال وہ عنایت کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت اضلام اور مشعل کے کمرے میں کھڑا تھا، دونوں بازو لپیٹے، اس کی نظر ان دونوں کی تصویر پر تھی۔ اس کی اوشنبلی ہوئی آنکھیں تکلیف کی زیادتی سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کی تو بند آنکھوں کے منظر پر ایک بھولی بسری یاد لہرائی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو مشعل کپڑے طے کرتی ہوئی انہیں کبرڈ میں سیٹ کر رہی تھی۔ ماما، میں بتا رہا ہوں، میں 18 سال کا ہو رہا ہوں، اس لیے اپنی اس سالگرہ پر مجھے کار چاہیے، اس نے فوراً ڈیمانڈ کی۔ اور اسلام جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا، اس کے چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیٹا، پہلے زمین سے پورے باہر تو نکل آؤ، اپنی عمر دیکھو اور اپنی فرمائشیں دیکھو، اس نے رائم پر طنز کیا۔ رائم تو کلس ہی اٹھا، کبھی کبھی وہ اسے اپنا باپ کم اور دشمن زیادہ لگتا تھا۔ کیا ہے بابا یار، میرے سب دوستوں کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں ہیں، مجھے بھی میری پرسنل کار چاہیے، مشعل مسکرا کر باپ بیٹے کی تکرار سن رہی تھی۔ جب تک 20 کے نہیں ہو جاتے اس سے پہلے تو سوچنا بھی مت، اسلام نے صاف ہری چنڈی دکھائی۔ اچھا، تو مطلب آپ 20 سال کے جب ہوئے تھے تو اس کے بعد آپ نے کار چلائی تھی؟ رائم نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اسلام کچھ گڑبڑا گیا تو رائم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دیکھیں مسٹر شاہ صاحب، جب تک خود اس کام پر عمل نہ کیا ہو تو دوسروں کو بھی نہیں کہنا چاہیے، اور میں بتا رہا ہوں، مجھے اپنی اس برتھ ڈے پر اپنی کار چاہیے۔ رائم کا انداز ضدی تھا۔ اسلام کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ دیکھ رہی ہو تم، زیادہ لاڈ پیار دے کر اسے سر چڑھا رکھا ہے، اور ایک میری بیٹی ہے، کتنی فرما بردار ہے، بالکل تنگ نہیں کرتی۔ اسلام اب دونوں کو چھیڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ دونوں کچھ کہتے عنایت کمرے میں داخل ہوئی۔ بابا، میں بتا رہی ہوں، مجھے اپنی اس برتھ ڈے پر الگ کار چاہیے، اس کی ڈیمانڈ پر رائم اور مشعل کا کہکا کمرے میں ایک ساتھ گونجا اور اسلام کے چہرے پر بے بسی ابھری۔ عنایت نے ان دونوں کو حیرت سے ہنستے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا، یہ آپ دونوں اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ وہ آگے بڑھی اور اسلام کے ساتھ بیٹھ کر ان دونوں سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہارے بابا کی ایکسپیکٹیشنز پر تم اتنی اچھی اتری ہو کہ ہم دونوں چاہ کر بھی اپنی ہنسی قابو نہیں کر پائے،
वो दोनों माँ बेटा अब भी हंस रहे थे और असलाम खज्जल होता अपना चेहरा मोड़ चुका था। बाबा ये क्या चल रहा है? असलाम ने उसे गुस्से से घूरा। तुम मेरा ज़रा सा भरम नहीं रख सकती थी? अनाया समझ ना सकी वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। खबरदार अगर 20 साल की होने से पहले ये गाड़ी की डिमांड की। अनाया की आंखों में उदासी चमकी। ले भला, ये क्या बात हुई? मुझे नहीं पता, मुझे अपनी कार चाहिए। वह फ़ौरन नफ़ी में सर हिला रही थी मगर असलाम की एक घुरी से ही खामोश हो गई। तुम दोनों गौर से सुन लो, जब तक 20 साल के नहीं हो जाते कोई कार नहीं मिलेगी। असलाम ने संजीदगी से इन दोनों को हुक्म दिया। दोनों अपना सामून लेकर रह गए। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राइम होश में आया। उसने पलट कर देखा तो रानिया उसके पास खड़ी थी। उसका एक हाथ राइम के बाजू के गिर्द लिपटा हुआ था और दूसरा उसने राइम के कंधे पर रखा था। दोनों की नजरें मिली। रानिया की क्रिस्टल ब्राउन आंखों में राइम के लिए सिर्फ हमदर्दी और मोहब्बत थी। वो आंखें ही आंखों में उसे दिलासा दे रही थी। रैम की आंखों से 2 आंसू निकलते हुए गालों पर फिसले। वो झटके से पीछे मुड़ा और इतनी ज़ोर से रानिया को अपने सीने से लगाया कि रानिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो अपना सर उसके कंधे पर रखे रो रहा था। उसे 20 साला बहादुर मर्द को रोने के लिए कोई कंधा चाहिए था और वो भी अपनी मनकुहा के कंधे पर सर रखे रो रहा था। रानिया को अपना कंधा भीगता हुआ महसूस हुआ। उसे तकलीफ होने लगी। उसने नरमी से रैम के बालों में हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे एक वक्त में मशल फेरा करती थी। सब्र करें, खुदा सब्र करने वालों के साथ है। वो फ़कत उसे एक दिलासा ही दे सकी। उसके बाद रानिया ने मुड़कर उस दीवार की तरफ देखा जहाँ इन दोनों की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थीं। एक भूली बसरी याद रानिया की आंखों के पर्दे पर लहराई। वो दोनों आगे पीछे मशल के कमरे में दाखिल हुए। फूफो मैं बता रही हूँ, आपका ये बेटा बहुत बदतमीज़ है, मुझसे बहुत पिटेगा। उसने खफगी से मुंह फुलाकर रायम की शिकायत मशल से लगाई। ओहो रानी, बहुत बुरी बात है, इस तरह बात नहीं करते। वो अपने ध्यान कोई काम कर रही थी और साथ साथ रानिया को डांट रही थी। रायम ने एक जताती नज़र रानिया पर डाली कि देख लो, मेरी माँ मेरी साइड ही लेगी। मगर मशल के अगले अल्फाज रायम की मुस्कुराहट छीन गए। ये तुम्हारा शौहर है, उसे इज्जत से मुखातिब किया करो। ये कहो कि पप्पो आपकी ये बेटे मुझसे पिटेंगे। और रानिया की हैरत हंसी में बदल गई। वो खिलखिला कर हंसी थी। उसे देखकर मशल भी हंस पड़ी और रायम मुँह फुलाकर बैठ गया। ये अच्छी बात है, आप दोनों एक साइड हो गई। रायम ने किसी बच्चों की तरह अपनी माँ से शिकायत की। रानिया जो मशल के गले लगी हुई थी फ़ौरन उससे अलग हुई और रायम के सीने से आ लगी। मैं हूँ ना आपकी प्यारी सी निया, हमेशा आपके साथ रहूँगी। रानिया को बहुत सब प्यार से रानी कहते थे मगर वहीं रायम का इकलौता था जो इसे निया कहता था। इसका एक निक नेम। उसकी हवेली के सारे लड़के ही अजीब थे। सब अपनी अपनी मोहब्बत को अलग अलग नामों से पुकारते थे। जैसे जुहान अनाया को बारबी या नीली बिल्ली कहता था तो वहीं रायम रानिया को निया कहता था। रानिया भी उससे मिस्टर ब्लू कहती थी तो अनाया भी जुहान को अहमद कहती थी क्योंकि उसकी माँ ने सख्ती से ताकीद की कि अच्छी बीवी शौहर को उसके नाम से मुखातिब नहीं करती। हानिया को सब हानी कहते थे मगर आलान उसे हनी कहता था तो वो भी उसे आली कहती थी। और एक हुनैन और अज़हान थे। इन दोनों की किस्मत में क्या नाम थे, क्या साथ था, ये तो किस्मत ही जानती थी। माजी का बुलबुला हवा में तहलील हुआ। रानिया की अपनी आंखें भी आंसू से भीग गईं। मशल ने उसकी फुफ्फो ही नहीं थी, वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने अपने दोनों हाथों से रायम के गिर्द हिसार बनाया और इसे हौसला दिया। वो 15-16 साल की एक टीनेजर लड़की थी मगर समझदार थी। शावेज़ अपने कमरे की दीवार को देख रहा था जहाँ इन सब की एक फैमिली फ़ोटो लगी हुई थी। फरियाल भी उसके पास ही खड़ी थी। उसकी अपनी आंखें भी बह रही थीं। शावेज़ की क्रिस्टल ब्राउन आंखें ज़ब्त के बायस सुर्ख हो रही थीं। फरियाल की हिचकियाँ अब भी कमरे में गूंज रही थीं। वो आगे हुई और शावेज़ के सीने पर सर रख लिया। शावेज़ ने नरमी से उसके बाल सहलाए। मुझे कहती थी मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी और देख लें, चली गई मुझे छोड़कर। अभी तो हमने मिलकर अपने बच्चों की बहुत सारी खुशियाँ देखनी थी मगर वो अपना वादा वफा ना कर सकी, धोखा दे गई है मुझे। वो शावेज़ से शिकवा कर रही थी। शावेज़ की आंखों से दो आंसू निकले और उसके पेट में जज्ब हो गए। इसके कानों में आज भी मशल की खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी। हाँ, और मुझे बिग ब्रो कहने वाली अब कभी वापस नहीं आएगी। शावेज़ की संजीदा आवाज़ कमरे की चार दीवारी में गूंजी। वो अपने नुकसान और अपने गम को काबू करने की कोशिश कर रही थी। शायद ज़बर आ ही जाए। वो दोनों जो इस हवेली के मजबूत सतून थे, दोनों जा चुके थे। उनके बाद शायद वैसे मजबूत सतून इस हवेली में कभी ना आ सकें। दिन के 8 बजे का वक्त था। हवेली के कुछ फर्द डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए बेदिली से खाना खा रहे थे। इतने में मीर असखान शाह सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। उसके कंधे पर बैग था। हिसल की आंखें रो रो कर सूजी हुई थीं। उसने बेहद हैरत और बेयकीनी से असखान को देखा जो बिना नाश्ता किए ही हवेली से बाहर की जानिब जा रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो असखान? हिसल की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। वो रुका, वापस पलटा। यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ अम्मा, उसने सादा सा लहजे में जवाब दिया मगर हिसल के तन बदन में आग लग गई। उसे यकीन न हुआ ये उसका अपना बेटा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? अभी मेरी बहन को मरे 8 दिन भी नहीं हुए और तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो? हिसल सारे सब तोड़ती गुस्सा से चिल्लाई। हुनैन फ़ौरन उठकर हिसल के पास आई और उसका हाथ पकड़े उसे रिलैक्स रहने का इशारा दिया।
तो क्या हो गया अम्मा, मरने वाले मरते हैं, उनके मरने से क्या हमारी ज़िंदगी रुक जाती है? 1 हफ़्ता हो चुका है, इससे ज़्यादा मज़ीद मैं अपनी पढ़ाई पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। प्लीज़ आप इस गम से निकल आएँ। बेदिली और बेजारियत से कहता हुआ वो आखिरी नज़र माँ पर डाल दे लाउंज से बाहर निकल गया और हेज़ल को अपने कदम टप गंवाते महसूस हुए। इससे पहले वो नीचे गिरती हुनैन ने उसे मजबूती से पकड़ा। वो फटी पड़ी निगाहों से अब भी खाली लाउंज देखती रह गई। उसका बेटा इतना सफाक और संगदिल कैसे हो सकता था? उसकी बहन और भाई चले गए तो लोग मर गए, उनकी मौत हो गई तो जिंदगियाँ चली गईं, तो बच्चे माँ बाप को खो चुके और वो कितनी आसानी से कह गया गया कि मरने वाले तो मर जाते हैं। मशहूर और इस्लाम की मौत पर तो हुनैन की आंखों से एक आंसू न निकला, मगर रज़गान के अल्फाज ने उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई। उसकी अपनी आंखें आंसुओं से भीग गईं। वो इतना हार्टलेस क्यों था? वो ये बात समझने से कासिर थी। उसने हेज़ल को सहारा दिया और उसे सोफे पर बिठाया, फिर भागकर पानी का गिलास भर कर लाई और उसके हाथ में पानी थमाया। हेज़ल ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू काबू किए और 2 घूंट पानी हलक से नीचे उतारा। आप परेशान मत हो मुमानी। हुनैन ने हेज़ल का हाथ पकड़कर उसे हौसला दिया। हेज़ल नम आंखों से मुस्कुराई थी। दूसरी तरफ मीरज़ खान शाह की बाइक गांव के कब्रिस्तान के बाहर आकर रुक चुकी थी। उसने एक नज़र दूर दूर तक डाली जहां कोई भी उसे नहीं देख रहा था। फिर वो उतरकर उसके चेहरे पर छाई संजीदगी अब सबतर गुस्से में बदल रही थी। वो कदम कदम चलता कब्रिस्तान के अंदर आया, फिर अपनी मतलूबा कब्र के सामने आकर खड़ा हुआ। सबसे पहले दुआ के लिए हाथ उठाए, उसने फातिहा पढ़ी, फिर वहीं कब्र के किनारे बैठ गया और मोहब्बत से इस कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरने लगा। मैं नहीं जानता हमारा रिश्ता कैसा था, शायद वैसा जैसे फेरी टेल्स में जादूगरनी और इस कैद हुई शहजादी का होता है, मगर एक बात कहूँ आनी, आप मेरे लिए बहुत ख़ास थी, आज भी इतनी ही ख़ास हैं। वो मशरूचा की कब्र पर हाथ फेरे सरगोशी कर रहा था। जिस शख्स की वजह से आज आप इस दुनिया से जा चुकी हैं, बहुत जल्द इस शख्स को मैं इस दुनिया से गायब करूँगा। उसे इतनी हसीयतनाक मौत दूँगा कि सब कांपते रह जाएंगे। उसकी आंखों में सफाकियत थी। फिर कुछ पल बाद वो मुस्कुराया। मुझे कभी भी कोई अंदर तक नहीं जान पाया, यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ भी नहीं जानती, मगर पता है आप वो वाहिद औरत हैं जो मेरी आंखें पढ़ सकती थीं। उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी और मशरूचा की कब्र की मिट्टी तक मुस्कुरा उठी। फिजा में उसकी रूह भी मुस्कुरा उठी। वो ज़मीन से उठा, एक नज़र इस्लाम शाह की कब्र पर डाली। सच में ताया, आप बहुत खुशनसीब थे जो आपको इतनी अच्छी बीवी मिली। उसके लहजे में रश्क था। चलता हूँ आनी, अगली बार तब आऊँगा जब आपके कातलों को कैफे किरदार तक पहुँचाऊँगा। इन दोनों कब्रों पर मुस्कुराहट उछालता हुआ वो कब्रिस्तान से बाहर निकल गया और मशल शाह की कब्र ने एक और राज निगल लिया कि खान शाह वो नहीं था जो वो नज़र आता था, वो वैसा ही लोगों को नज़र आता था जैसा इनको दिखाना चाहता था। जारी है।